जय हिंद एवरीवन। नव भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और यूट्यूब चैनल पे आपको ऑनलाइन डिस्कशन तो मिल ही रही है। और फिलहाल बीपीएससी का टीआरई 3 का जो है सो टेस्ट सीरीज चल रही है। आप लोग आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। और सीटेट का 7 को एग्ज़ाम होने जा रही है। आप लोग का स्कोर जो जहाँ थे देख करके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि आप लोग का स्कोर काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन के। आज हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और संदर्भित बातें जो है सो हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टर का क्वेश्चन होगा उस चैप्टर का विद इन मिनट के अंदर एक संपूर्ण रिवीजन कर दें उस चैप्टर का। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कथन और निष्कर्ष है, कथन और कारण दिया हुआ। तो फिर इसमें बताए हुए थे कि कथन और निष्कर्ष दोनों के बीच में अगर क्योंकि का जवाब अगर मिल जाता है तो क्या होगा, ए आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। पक्के तौर पर श्योरिटी दे रही है। फिर कारण दिया हुआ है विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब इसमें से बताइए आप लोग क्या बनाए हैं, इसमें क्या मारे हैं? 4 नंबर मारे हैं, डी। चलिए, ए आर दोनों गलत है, एकदम सही है। देखिए इसमें एक चीज दिया हुआ है कि अगर किसी भी बच्चे का, बात को समझिए, किसी भी बच्चे का किसी भी उम्र में क्या होता है, लर्निंग हो सकता है। बात समझ रहे हैं? बात यहाँ पे ये है कि उम्र डिसाइड नहीं करता है कि उसका लर्निंग आगे अच्छा होगा या खराब होगा। बात समझ रहे हैं? उसके अंदर जो प्रॉब्लम में फंसता है जेडपीडी में, बात समझ रहे हैं, किस में फंसता है? जेडपीडी में। वो जेडपीडी डिसाइड करेगा कि उसका अगला लर्निंग किस रेशियो से होगा। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे उम्र वगैरह की बात की गई है, इसलिए क्या है, स्टेटमेंट दोनों गलत हो गया। क्लियर हुआ? चल नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है मध्य बाल्यावस्था का काल। ठीक है, क्या बनाए आप लोग? जन्म से 5, जन्म से 8, 6 से 11 और 11 से ऊपर। क्या बनाए हैं? 6 से 11। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्योंकि जब हम बाल्यावस्था, जब चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे तो इसमें स्टेजेस के बारे में मैंने बताया था। और फर्स्ट शिशुआवस्था कितना बताया था? शिशुआवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, और बाल्यावस्था क्या बताया था? क्या बताया था? 3 से 12 साल। 3 से 12 साल। और इसमें 3 पार्ट में इसको बाल्यावस्था को मैंने डिवाइड किया था। कितने अवस्था में? 3 में। एक क्या होता? पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में क्या बोले थे? 3 से 6, मध्य में 6 से 9 और उत्तर में 9 से 12। ये था कि नहीं? और एक हम क्लास में डिस्कशन किए थे आप लोग के साथ कि कभी कभी आपको फंसाने का काम करेगा क्वेश्चन। क्या काम करेगा? फंसाने का काम करेगा। जिसमें कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ 6 से 11, लेकिन मध्य में तो हमने पढ़ाया 6 से 9 होता है। लेकिन सीटेड आपसे क्या करेगा? टेस्ट लेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तर बाल्यावस्था इंड उसका कितना ईयर है? 12 है। कितना है? 12 है। और स्टार्टिंग कितना है? 3 है। और आपको कभी कभी 5 से 12 भी पूछ लेगा बाल्यावस्था। कितना पूछ लेगा? 5 से 12। अगर अगर इसमें 12 रहता तो नहीं आता। अगर इसमें 12 होता था तो नहीं होता। अगर 11 की जगह अगर 10 भी रहता तो भी क्या हो जाता? यही होता। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ? चलिए चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? क्या दिया हुआ है? 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक में दिया है संभावित कारणों और उनके प्रभावों का परिकल्पना।
बी में दिया हुआ घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों का योजना बनाना। सी दिया हुआ प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण। डी दिया हुआ लक्ष्य निर्देशित व्यवहार एवं प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। क्या बना है इसका? डी नंबर। हम पढ़ाए थे, जीन पियाजे जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग को याद होगा कि संवेदीगामक क्या होता है? संवेदीगामक कितना? जन्म से 2 साल। उसके बाद पूर्व सर्व क्या बोले थे? 2 से 7। ये 2 से 7 साल के वर्ष की बात है। और इस उम्र में लैक ऑफ लॉजिक होती है। क्या होती है? लैक ऑफ लॉजिक हो, तर्क की कमी होती है। यहाँ सीरियसन, क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन, जितने भी चीजें होती है जिसमें कि मतलब तर्क की जा सकती है, बच्चा उसमें फंस जाती है। रिवर्सिबिलिटी भी उसको नहीं आती है। बात समझ रहे हैं? रिवर्सिबिलिटी नहीं, मतलब उल्टा सीधा उसको एक समान दिमाग में जज नहीं कर पाता। ये बात सच है। बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब 5 साल का बच्चा है और इसमें हम बताए थे कि जिस स्टेज में लैक ऑफ लॉजिक होता है, तर्क की कमी होती है, उसी में जाकर के ईगोसेंट्रिज्म होती है, एनिमिज्म होती है, जीववाद होती है कि नहीं, अहंग केंद्रित होता है। बच्चा खुद को ही साबित करता है। शक्तिमान का एपिसोड देखेगा, ड्रेस पहन के छत से कूद जाएगा शक्तिमान। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में? अभी एक गेम आया था खेलने के लिए, ठीक है, उसमें पबजी बहुत फेमस था। शायद उसको बैन कुछ उससे भी था, उसमें बंद कर दिया था। कुछ बच्चा उसमें क्या किया, आत्महत्या भी कर लिया। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब जीन पियाजे जब पढ़ेंगे तो प्री ऑपरेशनल हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चा का बुद्धि इसी पे काम करता है। एक का नहीं, उस उम्र में जो भी बच्चे जाएंगे उसका वो काम करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार एवं प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करता है। बात क्लियर हुआ? बोलिए, सुनिए, बोलिए, पहले अच्छे से बोलिए। अपनी बात को रखने के लिए आपको सीखना है, क्योंकि जब प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप पूछिए। हाँ, आप सीधा सा बात समझ हम बैठ जाइए, बैठ जाइए, इसको मैं बता रहा हूं। बात यह है कि पियाजे भगवान तो थे नहीं, एक साइंटिस्ट थे। क्या था? मन का वैज्ञानिक बनने का कोशिश किया, बने भी। बात यह है कि वो 4 स्टेज की बात किया है। एक तो एक बताया है, क्या बताया? एस्कीमा बताया है, बताया कि नहीं? उसके बाद एसिमिलेशन की बात किया है, और किसकी बात किया है? एकोमोडेशन की बात किया है। क्या है इसमें समझाया है कि बच्चा कोई भी चीजों को क्या करता है, देख करके अपने ब्रेन के अंदर उसका प्रतिरूप क्या स्टेबल करता है, छापता है, छप के वो स्टोर हो जाता है। बात यह है कि एक स्कीमा छपा, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीमा जमा हुआ तो एसिमुलेशन कहलाया, ठीक ना। और उसमें जो है अगर कुछ स्कीमा अगर रॉन्ग है तो उसको संशोधित करके, करेक्शन करके सही स्कीमा रखना एकोमोडेशन कहलाता है। ये मैंने बताया है बात। उसके बाद उन्होंने जीन पियाजे 4 स्टेज में अपनी बात को रखा, जिसमें कि पहला चीज 0 से 2 साल संवेदीगामक, जिसमें कि बच्चा बताया है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर काम करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करती है, यही करती है, क्योंकि एज के हिसाब से उसका बुद्धि काम करता है। जैसे ही सेकेंड स्टेज में कितना 2 से 7 साल की बात होता है, यानी प्री ऑपरेशनल में घुसती है। प्री ऑपरेशनल में जैसे घुसा, अभी मैंने बताया है कि इसमें क्या होता है, लैक ऑफ लॉजिक होता है, यानी तर्क की कमी होना। अब शक्तिमान मार के नाचना, अब उसको तर्क अगर 100% वास्तविकता उसको पता होता तो वो तो नहीं करता। और जीन पियाजे बताए हैं कि उसी फेज के बच्चे इस तरह के काम करते हैं। बात समझ रहे? निर्जीव बात की जो है, निर्जीव को भी सजीव समझना, ये कब होता है? लॉजिक की कमी है तभी ना। और कहीं ना कहीं बच्चा गलती करके खुद से ही सीखता है, गलती करके खुद से, गलती करके सीखना, बात समझ रहे हैं, इसी में होती है। और धीरे धीरे लॉजिक आने लगता है। और इसमें मैंने बताया हर स्टेज दूसरे स्टेज पे ओवरलैप है, इस बात को भी ध्यान रखना। किन्हीं किन्हीं को विचार आता होगा मन में कि जब ये प्री ऑपरेशनल में लैक ऑफ लॉजिक होता है तो ऑपरेशनल और कंक्रीट में जाने के बाद लॉजिक आ कैसे जाता है। मैंने बताया है कि हर स्टेज दूसरे स्टेज पे डिपेंड है। 0 से 2 वर्ष खत्म हुआ, और 2 साल जैसे ही पूरा वो क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल में एंट्री किया। लॉजिक नहीं था, लॉजिक को गिरते पढ़ते समझते अगले स्टेज में कदम रखा। बात समझ रहे हैं?
वो कंक्रीट कहला गया, मूर्त, एकदम वास्तविक, रूबरू हो गया चीजों से। और फिर एब्स्ट्रैक्ट में जाकर के क्या 360 डिग्री पे ब्रेन इस्तेमाल करने लगा। ये जीन पियाजे का कहना है। बात समझ में आया? तो इसमें बताया है कि 5 साल के बच्चे के बारे में। तो 5 साल के बच्चे किस फेज में आएगा जीन पियाजे में? ऐसे सोच के देखिए, प्री ऑपरेशनल में आएगी ना। अब प्री ऑपरेशनल में आएगी तो उसमें लैक ऑफ लॉजिक होगा, जो भी चीज बोल रही है ये सब खेल क्या करेगा, इसी में करेगा। ये प्री ऑपरेशनल में होगा ऐसा। अब एक बात बताओ, बैठिए 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 बैठिए। अब देखिए एक बात बताएं कि मैंने लास्ट क्लास में बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसमें हंसने की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आना अधिगम को रुचिकर बनाता है। क्वेश्चन आना अधिगम को क्या बनाता है? रुचिकर बनाता है। अगर क्लास से क्वेश्चन नहीं राइज होगा तो वो क्लास ही अच्छा नहीं है। बात समझ रहे? और आपका है कि बर्फ से पानी इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन हेरिडिटी, मैंने बताया था। और जो सुविधा वंचित की बात मैं करता हूं, तो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको सुविधा है ना? और हम जो बात कर रहे हैं उसको सुविधा वंचित की बात कर रहे हैं। तो नॉट ऑल बट मैक्सिमम की बात मेरी लाइक करेगी। और आप जो बात कर रहे हैं जहां पे हम मैक्सिमम छोड़ के 100% नहीं बोले, जितना गैप बच गया उस गैप की आप बात कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? आगे बढ़े। अभी बात है कि आपको जो मैंने बताया ये बात समझ में आई? इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। अभी उसमें बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा कि बच्चा जो है ये जानता है कि नहीं, स्टेज वाइज उसका माइंड काम करता है कि नहीं करता, कौन सा खेल वेल कौन सा एज में करता है। एक शिक्षक होने के नाते आपसे एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। ठीक है, आगे बढ़े। पूछिए पूछिए, आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। किसमें? अभी देखिए, ये एडेप्टेशन की बात है, अनुकूलन मतलब दूसरे का फॉलो करना। ये शेषवावस्था की बात है। शेषवावस्था और बाल्यावस्था में भी इसकी चीज होती है। और दूसरी तरह से अगर एज ए मेरे विचार से अगर आप बात को समझेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि मरने से पहले तक अच्छी चीजों को अडेप्ट करते हैं। हम बताएं ना कि मरने से पहले तक आप अडेप्ट करते हैं, लेकिन आप अगर इसको बात करेंगे कि कब होती है, तो आप इतना जन्म, आप जब जन्म लेते हैं तो आप तो कुछ नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं ना। इसका मतलब जब जन्म लेते हैं और 2 साल का उम्र होता है शेषवा काल, तो बहुत सारी चीजों को देख करके ही हम एब्जॉर्व करते हैं। हाँ हाँ, कॉग्निटिव, हेड माइंड थिंकिंग, ये प्याजे होंगे। ठीक है, ये प्याजे होंगे। समझ में आया? आगे बढ़े। कौन सा क्वेश्चन होगा? फोर्थ। बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। अब बताइए, स्कूल है, धार्मिक संस्थान है, जनसंचार के साधन है, परिवार है, क्या बनाए हैं? चलिए, जो परिवार बना है बिल्कुल सही है। हमने बताया था कि सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन जो है कितने तरह के होते हैं। आप लोग को मैंने इतना पढ़ाया सोशलाइजेशन, इसमें मैंने बताया कि पहला प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी को ही गौन बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। थर्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। फोर्थ क्या बोला होता है? एंटीसिपेटरी बोलते हैं। फिफ्थ क्या होता है? रिसोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जन्म लेते हैं। जन्म लेने के साथ हम कहाँ रहते हैं? स्कूल में, घर में। कहाँ रहते हैं? घर में। जब तक वो उंगली पकड़ के चलाना स्टार्ट करता है, उंगली चलाने से वो खुद के पैर पे नहीं चलने लगता है, तब तक समझिए आप पे 100% वो डिपेंडेंट होता है। उसको बाथरूम उथरूम भी जो भी करना होता है वो उसके मम्मी पापा ही करवाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जीवन का मैक्सिमम चीज उसी में सीखता है। और उसका सामाजिकरण कहाँ होता है? घर में होता है। बड़ा होता है तब ना उसको भेजते हैं स्कूल। और स्कूल भेजे तो घर से बाहर भेजे ना, दूसरे के पास भेजे। सेकेंडरी की बात हो गई। और सेकेंडरी में कभी कभी आपको जैसे न्यूज चैनल, मीडिया, पत्र, समाचार पत्र, ये विद्यालय, ये सब क्या हो जाएगा?
सेकेंडरी आ जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में दे करके आपके माइंड को घुमा देगा, लेकिन आप जब समझ गए सेकेंडरी सोशलाइजेशन कैसे होती है, अभी जो एग्जाम्पल दिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ? सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन के बारे में, सामाजिकरण के बारे में कोई किसी को कोई कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस है सबके अंदर, सबको हक है अपनी बात को रखने का। अगर कोई अपनी बात रख रहे हैं तो किसी को राइट नहीं है उसको कि बैठाने का। बात समझ रहे हैं? वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन बैठेंगे कौन बोलेंगे, लेकिन जिसको भी मन कर रहा है बोलने का पूछने का वो जरूर करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कब। ये किसका खुद काम है और मेरा काम है सुनना, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम शांति बनाए रखिए और थोड़ा अपने, आप जितना शांत रहेंगे आपका दिमाग उतना फोकस होगा, ठीक है। कहा जाता है एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। जब आप श्रोता नहीं बन सकते हैं तो वक्ता तो कभी नहीं बन पाएंगे आप। इसीलिए जब आप पूछते हैं तो आप नोटिस करते होंगे कि हम चुप हो जाते हैं, पहले आपकी पूरी बात को हम सुन लेंगे। तो मेरा भी HMT जो है, हेड माइंड थिंकिंग, वो इंटरनल अंतर प्रोसेस करेगा उस मैटर पे, ठीक है। चलिए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या है? पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण, केंद्रीकरण। क्या बनाए हैं? समझ में आई बात? हमने बताया ना कि स्कीमा कहीं स्टोर होगा। मान लो हम लोग जिस क्षेत्र से हैं, जिस स्टेट से हैं, यहाँ की भाषा प्रचलित क्या है? आटा सानते हैं, कठौत बोलते हैं ना। समझिए एक स्कीमा उसमें जमा किए, ऐसे ऐसे बहुत सारा स्कीमा जो कठौत बढ़ गया, ठीक ना। अब उसमें कुछ कुछ स्कीमा जो है गलत हो गया। अब उसको कोई आया MQ, उसको क्या किया? संशोधन किया, संशोधन करके आपको समझा दिया, रख दिया ना। उसके बाद उसी चीज को बोल रहा है कि उसको क्या कहते हैं। और एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन मतलब समायोजन की बात, क्योंकि संशोधन करके वो बदलाव किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्फा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार की प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? बताइए। अभी तुरंत हम लेक्चर में बताए हैं कि ये जो भी लैक ऑफ लॉजिक की बात होगी, जो भी लैक ऑफ लॉजिक की बात होगी, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल आएगा कि नहीं? इस पे कोई चीज नहीं, क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल की एज क्या है? 2 से 7। 7 नंबर देखते हैं। लेवाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? सांस्कृतिक, भाषा, स्कीमा का गठन, व्यवहार में बदलाव, उद्दीपन, प्रक्रिया, संबंधों का निर्माण। क्या बनाए हैं? ए नंबर बनाए हैं, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि जब भी लेवाइगोत्स्की की हम बात करते हैं, जब भी इसकी बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज संदर्भित होती है। सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, प्राइवेट स्पीच, कोलाब्रेशन, MKO, ZPD, APO, APD, एक्चुअल, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से ये सारे चीज क्या है? आप लेवाइगोत्स्की का कीवर्ड, जो कि आपको 4 ऑप्शन में से एक झलकेगा, 4 ऑप्शन में से एक झलकेगा। ये सब चीज अब इसमें क्या दिया हुआ है? संस्कृति दिया हुआ है, भाषा दिया हुआ है, कल्चर और लैंग्वेज दे दिया है, 2 दिया है, और ऑप्शन में ए में 1 और 2 दिया हुआ है। चूंकि स्कीमा तो जीन पियाजे बोलते हैं, उद्दीपन कोई और बोलते हैं, तो इनमें से क्या क्या मिल रहा है?
संस्कृति, कल्चर और लैंग्वेज, इसलिए ये सही है। क्लियर है? चलिए, लेवाइगोत्स्की का समाजी शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देती है? अभी तुरंत बताएं। एस्के फोल्डिंग क्या करता है? देखिए, पुरस्कार और सजा, वेदन और प्रत्यास्मरण, और सहकर्मी बातचीत और पार समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। क्या बनाए हैं इसमें आप लोग? सी बनाए हैं, क्योंकि पार या मचान होता है इसके फोल्डिंग। उसके की जो लेवल उसकी मैं बता, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, एस्के फोल्डिंग, एमकेओ और जेडपीडी, ये कोलाबरेशन, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच भी दे देगा, सोशल स्पीच भी दे देगा। जब हम लेवाइगोत्स्की पढ़ाए तो स्पीच के बारे में मैंने बताया ना कि ये तीन तरह के होते हैं। एक क्या होता है? सोशल होता है, और एक प्राइवेट होता है, और एक क्या होता है? इनर होता है। और हमने बताया था कि ये सोशल जो है, ये सोशल के रूप में क्या कहना चाह रहा है कि बच्चे रोकर या हंसकर ही अपनी बातों को बोलता है। यस या नो? इसलिए स्पीच में, भाषा में ये तीन चीज रखा गया, ये इनपुट कर देगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। डी में है, बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका निभाना चाहिए। क्या क्या बनाए हैं? वाह, सभी लोग सही हैं, बहुत अच्छा। बाल केंद्रित के बारे में सबसे पहले आप याद रखिए कि गिजू भाई का भी हमने चर्चा किया था। वो कौन सा स्कूल खोला था? बाल मंदिर, बालक का मंदिर। वैसे भी कहा जाता है ना विद्यालय के बारे में कि विद्यार्थियों का मंदिर क्या? विद्यालय। समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए। और ये 1920 ईस्वी में, कितना में गिजू भाई? कितना? 1920 ईस्वी में। ये इंडियन थे। क्या थे? इंडियन थे। और इस पे आगे चल करके जॉन डीवी, कौन? जॉन डीवी, इन्होंने क्या किया? इस पे बहुत सारी बात बोला बाल केंद्रित पे, और इन्होंने बोला कि बच्चा जो है क्या होता है? भगवान होता है, और शिक्षक उसके लिए क्या करेंगे? हर तत्पर खड़ा उतरेंगे। बात समझ में आया? और बाल केंद्रित जब होगी तो बच्चे का एक एक छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या, हमको कैसे उसका लर्निंग करके उसको आगे बढ़ाना है, इस बात को एक अच्छे शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? तो कहीं ना कहीं देखिए, ऑप्शन को देखिए, कोई भूमिका नहीं, ऐसा तो गलत बात है, कट जाएगा। और निष्क्रिय जैसे हुआ, हट जाएगा। उसके बाद बच्चों को निर्देश, तानाशाह, ये मोदी जी तानाशाह बचिए नहीं पाए तो एक बच्चा कहां से, टीचर कहां से बच नहीं पाएगा? यस या नो? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिन्यास के चरण को क्या करता है? रेखांकित करता है। अब देखिए, आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण, विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। इसमें क्या बनाए आप लोग? सी वाले जो बनाए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, लॉरेंस कहलबर्ग की जब हम चर्चा करते हैं, आंद्रो, लॉरेंस कहलबर्ग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो किस चीज पे दिया है? मॉरल, मॉरल वैल्यू पे दिया है। किस पे दिया है? मॉरल वैल्यू। इसमें मैंने बताया था ना, 1 नंबर में क्या बताया था? मॉरल
रियलिज्म, यथार्थवाद की बात करता है। किसकी बात करता है? यथा बातचीत नहीं क्लास में, यथार्थवाद की बात करती है। दूसरा मॉरल कॉपरेशन, बताया था कि नहीं, सहयोगात्मक वाली बात। और थर्ड क्या बताया था? मॉरल डायलेमा। बात समझ में आया कि नहीं? दुविधा वाली बात। और ये जब खत्म होता है तो इन्होंने स्टेज दिया, तीन चरण, तीन लेवल की बात की। लेवल कितना था इसका? 3। और उसका चरण कितना था? स्टेज 6। जिसमें कि क्या होता है, इसमें मैंने बताया था कि जब आप बात करते हैं 3 गो चरण दिया हुआ था, मतलब लेवल दिया हुआ था। लेवल लेवल 3 और चरण 6, मतलब हर किसी में दो दो चरण है। दो दो चरण है, 1 2 3 4 5 और 6। यही बताया था मैंने कि 3 लेवल। तो फर्स्ट में क्या होता है? पीपी। फर्स्ट में पीपी, एक प्राइज और पुरस्कार, पनिशमेंट और प्राइज की बात करते हैं। दूसरा में क्या बोला थे, बताइए? जीएस, गुड बॉय नाइस गर्ल। जीएस मतलब गुड बॉय नाइस गर्ल और सोशल ऑर्डर की बात करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सोशल ऑर्डर मतलब क्या? समाज में जो भी नियम कानून है, आप उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकते हैं। उस कानून व्यवस्था को आप नहीं तोड़ सकते हैं। मूलभूत जो नियम कानून है, जैसे कि ट्रैफिक, आप रोड पे बाइक चला रहे हैं, आप पटना में भी देखिए हर जगह सीसीटीवी लगा दिया है। लगा दिया कि नहीं? आप जाइए, आपको नहीं आएगा पुलिस रोकने के लिए। जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक पुलिस है, वो आपको आता पूछने के लिए? नहीं आता। सीधे चालान आप पे ऐड हो गया। तो 1 दिन फाइन देंगे, 2 दिन फाइन देंगे, जिस दिन बिल भरेंगे उस दिन से मन टूट जाएगा और बढ़िया सा हेलमेट पहन करके आराम से बारीकी से चलेंगे। यस या नो? ठीक है। तो सोशल ऑर्डर मतलब जो नियम कानून है एक, बेसिकली उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। और थर्ड लेवल में क्या दिया है? आईएएस मतलब क्या? एक इंडिविजुअलिटी की बात करती है। बात समझ रहे हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या बात करती है? थर्ड में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है। और नेक्स्ट क्या बात करती है? यूनिवर्सल की, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बात समझ रहे हैं? जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात क्या होती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना, उससे आप नियम तोड़ सकते हैं, वो भी एक नियम ही है। बात समझ रहे हैं? लेकिन इस परिस्थिति में आप नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन नियम हम तभी तोड़ेंगे जिससे हमको किसी और को किसी तरह का कष्ट ना हो। बात समझ रहे हैं? हम नियम तोड़ेंगे। अब मान लीजिए ट्रैफिक हम चल रहे हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन अगर हम साइड से निकल करके बच के निकल सकते हैं जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो, और कोई पेशेंट मर रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे नियम? मरता क्या नहीं करता। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर आए बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकता है? क्या हो जाएगा? सृजनात्मक, स्थानिक, तर्कशास्त्रीय और प्रकृतिवादी। स्थानिक तो बताए थे कि वो नम्मा ऐड हुआ था जी, बताए थे ना। अरे हार्वर्ड गार्डनर का जो मैंने बताया था 8 गो, फर्स्ट में क्या बताया था? याद कीजिए। लैंग्विस्टिक की बात किया था मैंने, भाषा की बताया था ना। उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक की बात बताया था कि नहीं? उसके बाद क्या होता था? विजुअल बताया था कि नहीं? इंट्रापर्सनल बताया था, इंटरपर्सनल बताया था कि नहीं बताया था जी? और इसमें कह क्या रहा है? प्रतीकों का हेर फेर कर समाधान कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल वाला चीज जो है, मैथमेटिकल चीज, यही चीज ना आपके ब्रेन को तर्क करने का क्या करता है? आपके दिमाग का विकास करता है कि नहीं करता है जी? मैथमेटिकल टर्म्स नहीं, हम जो जो बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। बात यहाँ पे है कि मैथमेटिकल चीज की, मैथमेटिक्स क्या हमको देती है?
सोच विचारने की तर्क देती है कि नहीं देती है। और इसमें क्या दिया हुआ, अमूर्त, अमूर्त विचार। मैथमेटिक्स में जब तक आप अमूर्त चिंतन नहीं करेंगे तो क्या आप सही लॉजिक पे पहुंच पाएंगे? आप फंसे की फंसे रह जाएंगे, यस या नो? तो अमूर्त चिंतन कर दिया है। और दूसरा चीज है प्रतीकों का हेर फेर। और हेर फेर करना भी बेवकूफ लोग कर पाता है, वो थोड़ा तेज आदमी ही कर पाता है ना जी। अरे बोलिए, करता है ना? तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या है, तर्क शास्त्रीय गणितीय है। और स्थानिक की बात है, स्थानिक के बारे में बताया था मैंने, ये जो स्पेशल की बात है, स्थानिक की बात सुनिए स्पेशल में। इसके बारे में मैंने बताया था कि बच्चा जो है और शिक्षक, ये दो के संबंध की बात है। और शिक्षक क्या करेंगे, किसी भी चीज का अधिगम करवाने के लिए किसी क्षेत्र विशेष पे जा करके उन चीजों का अवलोकन करवाना उसको। बात समझ गए? अगर हमको पहाड़ पठार पढ़ाना होगा तो बच्चे को हम किताब में जितना पढ़ा करके समझा सकते हैं, आज समझाएंगे, कल हो सकता है कि वो भूल जाए। लेकिन बच्चे को जब हम वाकई में पहाड़ पे लेके घुमाने चल जाएंगे तो आप बताइए वो जीवन में कभी भूल पाएगा कि पहाड़ क्या होता है? अब दर्रा के बारे में पढ़ाएंगे, नाथुला दर्रा तो यह दर्रा, तो अब समझ नहीं पाएगा कि दर्रा क्या होता है। हो सकता है कोई बच्चा समझ लग गाय को खिलाने वाला दर्रा का बात कर रहा है, नहीं समझ लेगा। लेकिन बात कर रहे हैं क्या, जिससे रास्ता वास्ता कट के बना हुआ हम लोग को याद करना पड़ता, करता है नहीं? तो वो दर्रा की। तो अब बताइए बच्चे को ले जाकर के उस स्थान पे निरीक्षण कराएंगे, सर्वेक्षण अवलोकन करवाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसका विशेषता बताएंगे, उसका यूटिलिटी बताएंगे, उसके जीवन में उसका मतलब लोगों के बीच में उसका यूज क्या है, एक देश से दूसरे देश के बीच में रास्ता तय करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो बच्चा कभी भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा ना। तो स्थानिक का ये मीनिंग होता है। बात समझ में आया? और तर्क करने वाली बात में मैथमेटिकल चीज की, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा रूप में देखा जाना चाहिए। क्या एक संसाधन, एक बाधा, एक बोझ, एक समस्या, क्या बनाए आप लोग? हम ए वाले जो बनाए हैं बिल्कुल सही है। क्यों है वो मैंने बताता हूं। एनईपी 2020 मैंने पढ़ाया था। जब एनईपी जब एन एनईपी 2020 जब मैंने पढ़ाया था तो इसमें मैंने बताया था कि बहुभाषा, क्या चीज, मल्टी लैंग्वेज, किसकी बात मैंने किया था, मल्टी लैंग्वेज की। इसको बताया था कि मल्टी लैंग्वेज जब बच्चे के बीच में होगी, अधिगम होगी, तो ये बच्चे को बाधा के रूप में नहीं काम होगा, ये संसाधन के रूप में काम होगा। पूछा जाता है ना कि बहुभाषिता, ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा कि मल्टी लैंग्वेज जो है ये साधन के रूप में है कि बाधा के रूप में है? तो किसके रूप में है, साधन के रूप में। साधन के रूप में कैसे है, इसके बारे में भी मैंने थियोरी क्लास में मैंने अच्छे से बताया था कि मान लीजिए कि हमारे क्लास में कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई तमिलनाडु का है, बात समझ रहे हैं, और सबके पापा मान लीजिए कि जॉब करते हैं और वो उनका ट्रांसफर यहाँ है, तो शायद यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सारे बच्चे एक दूसरे के भाषा कुछ न कुछ ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट होता ही है इस चीज के लायक कि अगर उसमें अगर कोई भी रहेंगे तो वो आदान प्रदान होना ही है, होगा कि नहीं होगा? अभी देखिए एक एक्टर है, क्या, जैकी श्रॉफ का बेटा, क्या नाम है उसका जी, टाइगर श्रॉफ। अब टाइगर श्रॉफ आपको नहीं लगता है थोड़ा अजीब टाइप का देखने में? क्योंकि वो बैंकॉक वगैरह में जा करके ट्रेनिंग लिया था लंबे समय तक, तो वहां का वातावरण में वहां के लोग की तरह वो दिखने लगा है, यस या नो? उस पर बात नहीं करेंगे। हम ये बता रहे हैं कि वातावरण से कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है? हाँ, मम्मी पापा पे अभी नहीं जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही डैश का उदाहरण है। क्या, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, क्या बनाया है इसका? ए नंबर बनाए हैं, ए बनाए हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि पिछले क्लास में भी मैंने बताया था गर्ल्स और बॉयज
कोई काम गर्ल्स ही करेगी, कोई काम बॉयज ही करेगा, ही लगा दिए, बात समझ रहे हैं, जोर दे करके, फोर्स दे करके, ये रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? रूढ़िवादिता को। कोई अच्छा काम है, अच्छा काम है तो अच्छे लोग करेंगे, ये कहना सही होगा। ये नहीं कहेंगे कि अच्छा काम है तो लड़की ही करेगी और वो खराब काम है तो लड़का ही करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर केवल लगा के बोल दिए तो वो रूढ़िवादिता वाली बात हो जाएगी। पक्षपात नाम का चीज नहीं होना चाहिए। और बार बार आता है कि पूर्वाग्रह, प्रीजुडाइस बोलते हैं ना, और स्टेरियोटाइप, मतलब क्या? रूढ़िवाद, रूढ़िवाद। ये दोनों आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। पूर्वाग्रह से ग्रसित का मतलब होता है, बात को समझने का प्रयास कीजिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित का मतलब होता है कि किसी को बेवकूफ लोग कान में कुछ बोल दिया, ठीक है, और वो सुनने के बाद वो बेवकूफ क्या किया, उसके बातों पे अंधा होकर के चलने लगा। उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित आदमी है। ताकि मेरी बात इतनी अच्छी अच्छी मैं बता रहा हूं, इस बात को उसका ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे पाकिस्तान में देखते होंगे, पाकिस्तान का लोग जो है सो इंडिया में आकर के बम धमाल कर देता है। ऐसा क्यों करता है? बेवकूफ लोग तो पढ़ता लिखता नहीं है। बात समझ रहे हैं? उसको वहां का जो मेंटर होता है, उनको लीड करने वाले, उनको बताया जाता है कि तुम लोग अपने देश के लिए कुर्बानी अगर दोगे तो तुमको स्वर्ग में परियां मिलेगी, ठीक है, जन्नत मिलेगा, जीवन का हर सुख सुविधा मिलेगा जिसकी आप कभी ख्याल सोचे नहीं होंगे। तो वो लोग अपने मेंटर का बात सुनता है और उसको भरोसा होता है कि वाकई हम ऐसा करके जान दे देंगे, हाँ तो हम जन्नत का सैर करेंगे। बात समझ रहे हैं? वो क्यों करता है? यही पूर्वाग्रह से ग्रसित। क्यों आगे मर जाता है? पूर्वाग्रह से ग्रसित। और रूढ़िवादिता क्या है? ये स्टेरियोटाइप, ये रूढ़िवादिता क्या है? कोई बताएंगे? रूढ़िवाद्य का मतलब है, सीधी सीधी बात है कि जब 90s का दशक चल रहा था और ये 20s 21वीं सदी चल रही है ना, तो उस टाइम का लोग जो अवधारणा बना करके अपना जीवन जी रहा था और आज का जो दशक चल रहा है, इसमें जो अभी दर्रा चल रहा है, बात समझ रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, उन जमाने का, 90s के जमाने के लोग इस जमाने में फिट नहीं हो रहे हैं। तो जो भी क्रियाक्रम इस जमाने का है, उस जमाना का लोग इन जमाने की चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हारे बातों को बोलेगा कि देखो ये क्या कर रहा है। बात समझ रहे हैं? आपके हर कदम पे एक टोन देंगे, आप पे कमेंट करेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया की सिचुएशन जो वर्तमान स्थिति है, उसका सही इंफॉर्मेशन उसको नहीं है कि किस चीज को एक्सेप्ट करें और किस चीज का हम विरोध करें। एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आदमी क्या कहलाएगा? रूढ़िवादिता। बात समझ में आई? जेंडर स्थिरता, जेंडर आता है किस? सोशल से आता है, सोशल के द्वारा दिया गया है। स्थिरता मतलब होता है कांस्टेंट होना, ठीक है, वो सब तो हम पढ़ाए हैं नहीं, ठीक है। बहुत से बहुत इसमें, और अगर हायर लेवल पे जाएंगे, आर्टिकल वगैरह पे, मेंस वेंस का क्वेश्चन, तो यही जेंडर जिसको बोलते हैं, फिर इसमें बताएंगे एलजीबीटी होता है, एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बायसेक्सुअल, एलजीबीटी, टी फॉर ट्रांसजेंडर। बात समझ रहे हैं? और ये सब सारी कहीं ना कहीं मन की एक अवधारणा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या नंबर है? 14। चलिए, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। बी में है प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। क्या बनाए हैं इसमें? क्या बनाया है? ए नंबर सही है। 15 नंबर देखिए, 15। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान से रख सकती है? ए में दिया हुआ है, वह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथकीकरण करके,
सी में दिया हुआ शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजकर। डी में दिया हुआ कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। क्या बनाया है इसमें? सभी लोग बनाए हैं। ये जो बनाया है बिल्कुल सही है, क्योंकि बात यह है कि अगर अभाव रहेगा तो इसका मतलब टीचर के अंदर उसकी जानकारी है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो अभाव कैसा? अभाव नहीं है। चलिए 16 देखिए, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? सीखने का अनुकूलन माहौल, विद्यार्थियों का नामांकन और क्या दिया है? विद्यार्थियों का अलगाव, रूढ़िवादियों को मजबूत बनाना। अभी अभी बताएं ये सब खराब चीज है, नेगेटिव चीज है, इसको हटाइए। क्या बनाया है इसका? 16 का क्या बनाया है? ए, यानी सीखने का अनुकूल माहौल। यानी बात यह है कि समावेशी, बिल्कुल सही बनाए आप लोग, ठीक है, लेकिन समावेशी शिक्षा है, बार बार हम बोल रहे हैं, दिमाग में रखिए। समावेशी का मतलब इंक्लूसिव, यानी कि समावेश मतलब सब कुछ समाया हुआ है। तो बात है कि यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी की बात करेंगे तो समावेश, सबका समाहित किसका? बच्चे का। किसका? बच्चे का। और वो हर तरह के बच्चे होंगे, गर्ल्स बॉयज सारे लोग होंगे। बात समझ रहे हैं? एक छत के नीचे होंगे और टीचर का काम होगा कि जो भी चीज लर्निंग करवाएंगे पैरेलली सबको देखते हुए करेंगे। यस या नो? सेवेंटीन देखते हैं। वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? ठीक है, ए में दिया हुआ लिखित पाठ को समझना, बी में दिया हुआ है किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, सी में दिया हुआ स्थितियों का अवबोधन और समझना, डी में दिया है पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। क्या बनाया है इसको? डी। डी कौन बनाया है जी? अब देखिए एक सेकेंड, इसको भी आप पहले समझ लीजिए जो समझाना चाह रहे हैं, एंड देन आप डिसाइड कीजिएगा कि चार में से क्या होगा। जैसे कि देखिए, एडीएच बताए थे इसके बारे में। ए फॉर अटेंशन, डी फॉर डेफिसिट, एच फॉर हाइपर एक्टिविटी, डी फॉर डिसऑर्डर। अब बात यह है कि इस तरह के बच्चे में एक हलचल होते रहता है और ये कहीं ना कहीं मेंटल लेवल की बात है। क्या है? मेंटल लेवल की बात है। इस तरह के बच्चे कहीं भी एकाग्रता रूप से सही से नहीं बैठता है। बात समझ रहे हैं? बैठेगा कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी इधर चुलबुल, कभी उधर चुलबुल, मतलब टीचर क्या बोल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। उसके दिमाग में जो जो चीज होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा? एक्टिविटी करेगा। क्या करेगा? एक्टिविटी करेगा, यानी कि किसी भी चीजों के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उस हिसाब से अब देखिए, ये जो दिया न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार, ये विकार मतलब क्या? प्रॉब्लम, कमी, यही चीज ना। तो अब बताइए कि इसके हिसाब से क्या होगा? लिखित पाठ को समझना होगा? नहीं होगा। किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, क्या क्या जा सकती है सामने वाली चुनौती? चुनौती यही है ना, यही होगा कि लंबे समय तक वो नहीं काम बैठ पाएगा, क्योंकि छटर पटर एकदम करते रहेगा वो। बात समझ रहे हैं? अपने आप को संयोजित नहीं कर पाएगा, रहता है। हम बता रहे हैं उसके मेंटल में ही ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सबको चाहिए, आपको नहीं चाहिए? हम क्या बता रहे हैं, आपको नहीं चाहिए, उसी ठो को क्यों चाहिए? आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर कैंसिल हो गया। स्पेशल केस है ना। मान लीजिए किसी को किसी तरह की बीमारी है, किसी को किसी तरह की बीमारी है, तो उस बीमारी से जो बाधा उत्पन्न होगी आप उसी को संदर्भित करेंगे ना। एक नॉर्मल पर्सन से कैसे अटैच कर सकते हैं? जो चीज आप नॉर्मल स्टूडेंट जो चीज यूज करेंगे एग्जैक्टली उनसे थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगी किसको? जो अब नॉर्मल होगी।
यस या नो? नेक्स्ट देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेश के लिए निम्न में से किस की आवश्यकता है? ठीक है। ए में दिया हुआ बहुभाषा विषय की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों से उचित छूट। सी में दिया विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग। डी में दिया है विद्यार्थियों का अस्थायी अलगाव। क्या बनाए आप? दिया हुआ विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, बोल रहा है कि विद्यार्थी को पढ़ने के क्षेत्र में लर्निंग यानी सीखने में दिक्कत आती है, कि सफल समावेशन मतलब वो सक्सेसफुली एकदम समाहित हो, इंक्लूसिव की बात कर रही है। निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा। अब मान लीजिए कि समावेशन में बहुभाषा अगर देंगे तो अनिवार्य अगर दे देंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगा। बस अगर ऐसा है अगर कोई तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है। भाषा विषयों से उचित छूट। अच्छा एक बात बताइए, जब पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई है, किसमें दिया हुआ है? पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई यानी कि पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना, इसका मतलब इसी चीज में अगर छूट दे देंगे तो बच्चा रिलैक्स रहेगा ना। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बिल्कुल बात को देखिए, अब बात है कि हम विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये 1 to 5 क्लास की बात है, इसलिए आपसे पूछा होगा। 6 to 8 में आपसे नहीं पूछेगा ये। आप ऐसे समझिए, कल भी मैंने डिस्कशन कराया था, कल जब मैंने बात किया था तो एक तरह की बात आया था कि बच्चा बच्चा को ये काम दे रहे हैं, उस काम में दिक्कत आएगी। और कल के क्लास में दिया हुआ था कि 3rd क्लास या कोई क्लास 4 क्लास का, ठीक है, तो उस तरह के बच्चे को अगर हम त्रुटि को अगर ध्यान में रख के पढ़ाएंगे तो एक दिन छोड़ देगा पढ़ाई। तो बोले थे ना कि अगर लैंग्वेज सिखाना है तो छोटी मोटी त्रुटि को इग्नोर करके चलेंगे ताकि उसको मोटिवेट करें। और जब हम आगे की क्लास में जाते हैं, जो आपके अंदर एग्जैक्ट कमी होती है, आप 100 आकलन करते हैं, ठीक है, या आपका एमक्यू है तो आपको फाइंड करता है कि आपके अंदर ये कमी है, तो आप बाहर से उस पर मेहनत करके उसको पूरा करते कि नहीं। लेकिन अगर इस तरह का प्रेशर इतना बारीकी से बचपन से ही उस पर अगर बोझा बनाएंगे तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पहुंच जाएगा? आप लोग जो स्टूडेंट हैं, सब ग्रेजुएट हैं, कोई ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट है, सारे स्टूडेंट, क्या आप लोग को जहां तक का आप पढ़ाई किए वहां तक का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में है? कहीं ना कहीं जो भी डिग्री लिए हैं, जहां से लिए हैं, उसमें बहुत थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिला है ना। और आज के डेट में जो हम बोलते हैं सबमेटिव वाली, वो तो बिल्कुल सबमेटिव वाली बात जो है इवोल्यूशन की, उसको तो हटा ही दिया गया है। ठीक है आपका, इसीलिए आज एनईपी 2020 में ये सीसीई की जो बात करती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको क्यों बात करते हैं? क्योंकि भैया आपको बहुत बृहत रूप से हर एंगल से माइक्रो लेवल पे बार बार करवा करके अंडरस्टैंडिंग पे बात होती है। किस पे बात होती है? अंडरस्टैंडिंग पे बात होती है। और उसमें इंटरनल मार्क्स भी होती है। खाली पेपर पॉन पे आपका नंबर जोड़ करके आपका परसेंटेज नहीं तैयार होगी, आपका एक्टिविटी भी देखा जाता है स्कूल कॉलेज में, कि इस बच्चा का एक्टिविटी में कुछ चेंजिंग आया है कि नहीं, उसमें भी मार्क्स बैठता है। और कॉपी पे तो सब देता है, एग्जाम देता है, उसमें भी आगे पीछे मार्क्स होता है, लेकिन एक्टिविटी के नाम पे देखते होंगे टीचर से जो बच्चा ज्यादा लगाव रखता है उसको ज्यादा नंबर देता है, क्योंकि उसको संदर्भित किया जाता है कि आपको ये करना है, और वो उसको फॉलो करके भी दिखाता है। और जो इग्नोर करके चलेगा, उससे बाहर करके चलेगा, तो स्कूल कॉलेज में वो टीचर कैसे समझेगा कि इसका एक्टिविटी में क्या चेंजिंग आया और क्या नहीं आया? तो उसको 100% मार्क्स कैसे दे सकता है? तो इसलिए रखा है कि एक आंतरिक भाव, एक पेपर पॉइंट पे, दोनों को मिक्स करके उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको समझना होगा, आपको समझना होगा, आप शिक्षक हैं और जो ऑप्शनवा दिया हुआ है वो बच्चे की बात कर रहा है। ठीक है, आप 1 to 5 और 6 to 8 होगा टीचर बनेंगे। बात समझ रहे हैं? और 6 to 8 कहने का मतलब 8 5 13 साल। कितना साल?
13 साल, 13 साल 11+ में जाकर के ना अमूर्त चिंतन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में जाकर के करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस लेवल पे जाने के लिए बहुत सारी चीजों को कंटिन्यू रूप से बारीकी से क्या होता है, हमेशा बोले हैं ना कि आगे बढ़ने से पहले पिछला ज्ञान को भी ऐड करना होता है, समाहित करना होता है। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं। उपकरणों और सहायक तकनीक की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हो, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अधिक्रियाशीलता विकार हो, वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्क घात है, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। क्या बना है इसका? यानी कि इसमें अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित में समावेशन में मदद मिलेगी। बोल रहा उपकरण, उपकरण का मतलब क्या होता है? एकदम टूल्स, इक्विपमेंट्स बोलते हैं कि नहीं। और क्या दिया हुआ है इसमें? तकनीक, सहायक तकनीक। क्या दिया हुआ है? सहायक तकनीक, यानी कि हेल्पफुल टेक्निक की बात कर रहा है। किसमें होगा? लगभग सारे विकार वाले बच्चे में ये सब यूज आएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 डी वाले जो बनाए हैं बिल्कुल सही है। और हम पिछले क्लास में बोले थे डी देखो और मार दो। कब? जब टाइम मैनेजमेंट की कमी हो, जब टाइम हो तो पढ़ के बनाइए। नहीं, क्या चीज हम बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं देखिए, ये न्यूनता एडीएचडी वाला है कि नहीं? अभी पढ़ा है ना, एडीएचडी विकार है। और दृष्टि बाधित यानी कि देखने में बाधा हो रहा है। और मस्तिष्क यानी मानसिक उसको लोचा है बच्चे को। ठीक है, और क्या? असाधारण प्रतिभा वाले मतलब प्रतिभा वाले मतलब असाधारण। बात समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं सारे जो है सो कमी की बात कर रही है, सबको कमी है। यानी कि आपको नहीं लग रहा है कि सहायक तकनीक किसी में उपकरण की यूज हो जाएगा? नहीं, हर चीज में नहीं पड़ेगी, लेकिन दो चीज है तो किसी को सहायक तकनीक की जरूरत पड़ेगी। अब अंधा है, साथ में सहायक तकनीक भी है, तो अब जो अंधा है, दृष्टि बाधित है, उसको तो दूसरा इक्विपमेंट नहीं देंगे। उसको कौन सा देंगे? ब्रेल लिपि वगैरह 6 पॉइंट की जो बात करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? उससे करता है कि नहीं? ट्रेन वगैरह में भी देखते होंगे कि रहता है, गेट उठ पे लेकर के टॉयलेट वगैरह में जहां भी रहता है रखता है, वो छू करके ही क्या करता है? पहचान जाता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं? अगर इस तरह का सहायक उपकरण की अगर उसको मदद नहीं देंगे तो फेल कर जाएगा, वो गिर जाएगा। तो नहीं ध्यान दिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ए में दिया प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, शालीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, पठन विकल्प, उत्तम चित्रों के आधार पर कार्यदत्त देना, वाक्य हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। क्या बनाए हैं? सी बनाए हैं। पठन विकल्प का तो मतलब हो गया पढ़ने में परेशानी। पठन विकल्प में मतलब क्या? पढ़ने में दिक्कत। और इसमें दिया हुआ है कि उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना। दिक्कत है पठन में, तो उसको देखने और पढ़ने वाली बात क्यों देंगे? गलत है ना। बात यहाँ पे यह है कि वाक्य हानि मतलब कि बोलने में दिक्कत। सुनिए, ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जिनको अगर खड़ा कर दीजिए, हम बच्चे की बात कर रहे हैं, 1 to 5 और 6 to 8 आप बनेंगे टीचर, और सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, तो आपसे जानना चाहिए बच्चे का किस किस तरह होती है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं कि उसको खड़ा कर देते हैं, उससे अगर कुछ पूछते हैं तो वो बच्चे मतलब उसके ब्रेन जो है, उसका जो माइंड है, वो क्या बोलेगा, वो सेंटेंस का फॉर्मेशन तैयार नहीं हो पाता उसके ब्रेन में, तो वो बोलेगा क्या? बात समझ रहे हैं? तो अगर वैसे बच्चे को स्टिक ले करके अगर हम करेंगे तो वो कभी खड़ा होके बोल पाएगा? हम स्टिक वगैरह को फेंक देंगे। वैसे भी एनपी 2020 में ये सब चीज क्या किया? मारपीट सब चीज खत्म कर दिया है ना। तो वैसे बच्चों को अगर हम थोड़ा और टाइम देंगे, जाएंगे पीठ ठोकेंगे, अरे टेंशन ना लो, बोलो आराम से, एकदम सोच विचार के बोलो,
तो बच्चा हिम्मत दिखाएगा और कुछ न कुछ बोलेगा। जब वो स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा तो उसको बोलेगा। एक दिन अगर उसको प्रोत्साहित करेंगे तो संभावना बनेगी कि अगले दिन उससे बेहतर बोलने का प्रयास करेगा। तो वैसे बच्चे को इंटरेक्ट करना इसी विधि से है। बात समझ में? इसमें एक चीज और पूछे, स्वालीनता। कभी कभी स्वालीनता का भाव पूछता है क्या होता है, कोई बताएंगे स्वालीनता क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा, बैठिए। इसका मतलब है कोई भी चीज सामाजिक, समाज के साथ, कोई भी चीजों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाना। बात समझ रहे हैं? ये विकार है, उसी को क्या बोलते हैं? स्वालीनता। क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या होगा? डी। वाक, वाक्य हानि मतलब, वाक मतलब क्या हो गया? वाक, सेंटेंस। वाक मतलब क्या? सेंटेंस। बताइए, वाक का मतलब हमको, उसमें भी बिहार के हैं हम लोग, और वाक का मतलब नहीं समझ में। अच्छा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हमको भी दिक्कत हो जाती है कहीं कहीं। ठीक है, ये डी इज सही है। और अभी अभी मैंने बताया कि वाक हानि मतलब कि वाक बोलने में परेशानी, तो वैसे बच्चे को टाइम और देंगे, थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर बना के बोल पाएगा। आप समझ गए ना? ठीक, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर देखते हैं। अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। सी में दिया, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। डी में दिया हुआ है, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। क्या बनाए हैं? क्या बनाए हैं जी? ए कौन बनाए हैं? बी, सी, डी? डी सभी लोग बनाए हैं। हम बोले थे ना, अवसर देखिए और उसको मारिए। अगर ये देख के बनाया तो बहुत अच्छा है, कम से कम दिमाग में तो आया कि अधिगम, अधिगम के लिए अवसर नहीं देंगे तो कैसे सीखेंगे? चलिए, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है सूचना की निष्क्रिय प्रतावित पर जोर देना, बच्चों की बुद्धि लब्ध की गणना को प्रोत्साहित करना, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना, क्रमादेशित निर्देश के उपयोग के केंद्रित है। क्या बनाया है? ए में सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देना, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करना, अधिगम के अर्थ निर्माण। कहीं ना कहीं हम बार बार बोलते हैं कि लर्निंग जब भी होगा तो मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। और उस हिसाब से क्या है? अधिगम के अर्थ निर्माण मीनिंगफुल है ना। अधिगम का इंग्लिश क्या? लर्निंग। ठीक है, और अर्थ निर्माण मतलब मीनिंगफुल, वो हो जाता। सी वाले जो बनाए हैं, सी एकदम सही है। चलिए, दिया हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी और बदलाव का प्रस्ताव करती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखना, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। क्योंकि रटना गलत हो जाएगा। अब पाठ्य सामग्री में वृद्धि कर देंगे, वो गलत है। स्टैंडर्डाइज कर देंगे, फिक्स कर देंगे, वो गलत है। सीमा, यानी कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, क्योंकि बात भी एनईपी 2020 करता है आपस में। जब बात करता है तो ये बात पे फोकस किया गया है, कैसे पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए। बात समझ रहे हैं? कैसे पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए, इस पे संक्षेप बात करती है। तो क्या हो जाएगा? यह सिखाना कि कैसे सीखना है। क्लियर है? अच्छा, इसमें एनईपी 2020 जो बात है, इसमें कुछ संदर्भित बात मैं बता रहा हूं कि इसमें मैंने बताया था कि एनईपी 2020 में 5+3+3+4, ये एनईपी 2020 का हम बात किए थे। ठीक है, और एनईपी 2020 जब हम पढ़ाते थे, जब पढ़ाए तो इसमें हमने बताया था कि सबसे पहले 1968 और 1986 बताए थे कि नहीं। उसके बाद 1991 और 1992। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? रिवाइज हुआ था। क्या हुआ था?
रिवाइज्ड हुआ था। और ये फर्स्ट में हुआ था, ये सेकंड हुआ था और ये रिवाइज्ड हुआ था। और एनईपी 2020 जो है, एनईपी 2020 ये थर्ड टाइम का एनईपी है। कितने टाइम का है? थर्ड टाइम का है। और ये एनईपी 2020 34 साल के बाद आया था। कितने साल के बाद? 34 साल के बाद एनईपी 2020 आया है। बात समझ में आया? आप अब पूछेगा कि ये 68 जो है किस पे आधारित है, तो 1964 पर आए थे कोठारी कमीशन, उसको देखते हुए जो इस 68 में लगा कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो ये शिक्षा नीति बन गया। ठीक है, फिर 86 आया। बात समझ गया है नहीं? सेकंड आया और ये 1991 में क्या रिवाइज हुआ था बातें, और ये एनईपी 2020 रिवाइज को ही देख करके आगे बात काम करने का काम किया है। उसके बाद 5+3+3+4 53-34 की बात मैंने किया था। इस 5 का मतलब, इस 5 का मतलब हुआ 3+2। इस 5 का मतलब 3+2। इस 3 का मतलब, बात समझेंगे, इस 3 का मतलब हो गया नर्सरी प्लस एलकेजी, होगा कि नहीं, प्लस यूकेजी। ठीक है, और इस 2 का मतलब क्या है? क्लास 1 क्लास 2। बात समझ में आया? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, खत्म हो गया ना ये 5। और ये 5 जो है, ये सब चीज जो कहाँ होती है? आंगनबाड़ी में, बाल बाटिका, ये सब जो भी चीजें हैं वहां पे होती है कि नहीं होती है? इसके अलावा हम और बताए थे आपको एनईपी 2020 में कि जब हम 5+3+3+4, इसमें एक चीज और पूछा जाएगा। अगर अगर क्वेश्चन का पैटर्न अगर थोड़ा सा हार्ड करके आपसे अगर नॉलेज आपका टेस्ट लेगा, तो इसमें पूछ सकता है कि कौन से क्लास में, कौन से उम्र में बच्चे क्या होते हैं? पढ़ते हैं, ऐसा पूछ सकता है। तो आप अभी अभी हमने बताया है कि इस 5 का जो मतलब है 3+2, 3+2, यही पढ़ाया है। इसका मतलब है कि बच्चा जो है, जब हम राइट टू एजुकेशन पढ़ाएं, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ाएं ना, एनसीएफ 2005 पढ़ाएं कि नहीं, उन सब चीजों में संदर्भित क्या था? 6 से 14 साल। कितना था बात? 6 से 14 वर्ष की बात था कि नहीं था? और ये एनईपी 2020 में कितना था? 6 से 18 साल, 3 से 18 साल, 3 से 18 साल। क्यों? हम बता रहे हैं, बात को समझिए। अब देखिए ये 3+, अब देखिए इसमें बांटिए आप, ये 5 हुआ कि नहीं टोटल जी, 3 2 5 हुआ कि नहीं? अब फिर 3, फिर 3 और ये 4। अब देखिए तो एलकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, होगा ना 1 और 2। अब देखिए 3 से 4 साल में इस क्लास में रहेगा, रहेगा 4 से 5 वर्ष में इस क्लास में रहेगा, और 5 से 6 वर्ष में इस क्लास में रहेगा, और 6 से 7 साल में, 6 से 7 साल में किस में रहेगा? 1 क्लास में रहेगा, और 7 से 8 वर्ष में सेकेंड क्लास में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके बाद देखिए थर्ड क्लास में क्या जाएगा? 8 से 9 वर्ष में जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्लास में कब जाएगा? 9 से 10 साल में जाएगा। फिफ्थ क्लास में कब जाएगा? 10 से 11। उसके बाद सिक्स क्लास में 11 से 12 वर्ष, और 7 क्लास में 12 से 13, और 8 क्लास में क्या आ जाएगा? 13 से 14 वर्ष, होगा कि नहीं? और 9 क्लास में क्या हो जाएगा? 14 से 15 वर्ष। ठीक है, और 10 क्लास में क्या हो जाएगा? 15 से 16, होगा कि नहीं होगा? और 11th देखिए, 11th में क्या हो जाएगा? 16 से 17, और 12th में क्या हो जाएगा? 17 से 18 वर्ष। आपको नहीं लिख रहा है कि 3 साल यहाँ स्टार्ट हुआ, 18वां यहाँ खत्म हुआ, तो पढ़ने का बाद क्या हुआ? 3 से 18 ना। और ये आपको पूछ देगा कि किस क्लास में, कौन से एज में बच्चा जाएगा, आपको नहीं पूछ सकता है जी। जब हम इसको तोड़ के माइक्रो लेवल पे इसको बता रहे हैं, तो आपसे पूछ सकता है ना। और संदर्भित बात नहीं बता रहा हूं मैं। समझ में आया ये बात? हाँ देखिए, 24 में दिया हुआ अनुप्रयोग विश्लेषण। देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है? एप्लीकेशन। और इसका बताइए? एप्लीकेशन एनालिसिस।
और संश्लेषण का मतलब सिंथेसिस, ठीक है। और एप्लीकेशन का मतलब ही बताया था प्रयोग करना, क्या करना, प्रयोग करना। और एनालिसिस का मतलब क्या बोले थे, तुलना करना, क्या करना, तुलना करना, अंतर बताना, क्या करना, अंतर बताना। और सिंथेसिस का मतलब बताए थे कुछ नया कर जाना, कुछ नया कर जाना। अब देखिए इसको भी मैंने, इसको जब मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल देकर के मैंने बताया था कि नहीं? अरे आप बताइए, ये अनुप्रयोग ये जो बताए हैं किसका लॉ था? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। किसका बताया था? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन, ये बताया था ना। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्या बताए थे? नॉलेज। क्या बताए थे? नॉलेज। और 2001 में जो रिवाइज हुई थी, रिवाइज हुई थी 2001 में, कितना ईस्वी में? 2001 में। तो इसी नॉलेज को क्या नाम रखे थे? रिमेंबर या मेमोरी, ठीक है। और इसमें रखे थे कंप्रेंशन, क्या रखे थे? इसी को, इसका इसी का नाम है समझ। और इसी को दूसरे में जाकर के क्या रखे थे? अंडरस्टैंडिंग, रखे थे कि नहीं रखे थे? और इसी के बाद हम क्या रखे थे? क्या रखे थे? जब बात यह है कि जब ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा तो उसका प्रयोग करेंगे, एप्लीकेशन होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? एप्लीकेशन जब हो जाएगा तो हम एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। और एनालाइज जब हो जाएगा तो हम सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन हो जाएगा। और ये सिंथेसिस का मतलब, नॉलेज का मतलब क्या हो गया? कोई ज्ञान, इसी का रिमेंबर या मेमोरी रख लिए तो वो ध्यान में होता है। कंप्रिहेंशन का मतलब क्या? समझ, इसी का नाम अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जगह पे सेट हो गया, ठीक है। और एनालिसिस, एनालिसिस के जगह सेट हो गया। लेकिन ये सिंथेसिस जो है और इवोल्यूशन जो है आपस में इंटरचेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? इंटरचेंज कर लेता है। यानी कि इवोल्यूशन यहां आ जाएगा और सिंथेसिस का मतलब क्रिएट, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं कुछ नया कर जाना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कुछ नया कर जाना। और इसी को लास्ट में दे दिया क्योंकि अंतिम पड़ाव दिया हुआ। और इसको समझिएगा सिंथेसिस का, कल तक चुटकुला हम किताब पढ़ के पढ़ा रहे थे आपको, कल तक चुटकुला जो सुना रहे थे हम किताब पढ़ के आपके पास पढ़ रहे थे, आपको अच्छा लग रहा था। लेकिन हम पढ़ते पढ़ते मेरा मेंटल स्ट्रक्चर एक दिन ऐसा हो गया कि हम खुद के मेंटल स्ट्रक्चर से एक यूनिक ढंग का हम क्या बोले, चुटकुला पैदा कर लिए, ठीक है। इसका मतलब ये सिंथेसिस का काम हुआ। अब कभी भूलोगे सिंथेसिस क्या होता है? अब इसमें जो है, इसमें दो ऑर्डर में तोड़ा गया था। इसमें कितने ऑर्डर में तोड़ा गया था? दो ऑर्डर में तोड़ा गया था। एक होता है लॉट्स, ठीक है, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग। एक होता है हॉट्स, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो अब इसमें जो है अगर नॉलेज कंप्रिहेंशन की बात होगी, एप्लीकेशन की बात होगी, तो क्या हो जाएगा? ये लोअर ऑर्डर की बात हो जाएगी। लेकिन सिंथेसिस, इवोल्यूशन इधर की बात होगी तो क्या हो जाएगी? हायर ऑर्डर की बात हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस हिसाब से देखिए इसमें तीनों को लिया गया, नीचे का छोड़ दिया है, ऊपर ले लिया। तो आपको नहीं लगता है कि हायर ऑर्डर की बात है? ऑप्शन क्या होगा इसका? देख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ ये? किसका बात है? अभी जो मैंने बताया है इस ऑर्डर से ये हायर ऑर्डर की बात है। क्लियर है? चलिए 25 नंबर देखिए। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ये देखिए ऑप्शन, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। बी में दिया हुआ है विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना। सी में दिया हुआ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। डी दिया है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। क्या बनाए आप लोग? सी बनाए हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकता है। जो बनाए बिल्कुल सही है। और डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका की उपेक्षा करना नहीं करना चाहिए, यानी बिल्कुल भी नहीं करें। हमारी क्लास में आए तो क्या हम आपके सामाजिक सांस्कृतिक, क्या हम आर्थिक स्थिति को
मतलब है हमको नहीं उपेक्षा करना चाहिए। उपेक्षा मतलब कि उम्मीद रखना। विद्यार्थियों की सामाजिक संदर्भ में भूमिका की उपेक्षा करना। उपेक्षा मतलब क्या, कहीं ना कहीं आशा ही है ना। अच्छा छोड़िए हटाइए। देखिए 26 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख, परिहार उन्मुख, प्रदर्शन की दिशा में, परिहार उन्मुख, क्या दिया है इसमें। कहीं ना कहीं शिक्षिका को बढ़ावा जो देना चाहिए कहीं ना कहीं अग्रसर करने के लिए ही देना चाहिए। लर्निंग, लर्निंग जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, कैसे हो, इन सब सारी चीजों को संदर्भित करके ही बात करना चाहिए। क्या होगा, महारत हासिल करने का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको दक्ष होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए। अब देखिए, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की भावना पैदा करनी चाहिए। जुड़ाव, बहिष्करण, हीनता, अलगाव, क्या बना है इसका। ए वाले जो बना है बिल्कुल सही है, ठीक है। 26 महारत हासिल करने की उन्मुख ए। चलिए कथन और कारण देखिए। 28 कथन है, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की उपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। ठीक है, मतलब है कि अधिगम की उपेक्षा की जाती है जो पहले से जानते हैं के बीच संबंध। आज जो हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कभी लेक्चर क्लास लेते हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो उस टॉपिक जब हम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं ना, और उसको चर्चा करके अब करंट में जो पढ़ाएंगे वो दोनों में संबंध जोड़ के आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। और पढ़ाने का जो लक्ष्य होता है आपके जीवन के जो क्रिया होगी उससे रेलिवेंट हो, क्या हो, रेलिवेंट हो। इसका मतलब ये सही है। आर पढ़ेंगे तब ना, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं, मतलब पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान पे हम कुछ बात करते हैं उसका कोई भूमिका नहीं है ना। इसका मतलब आर गलत है, तो क्या हो जाएगा, ए सही आर गलत, क्या हो जाएगा, सी, सी में है ऐसा। देखिए 29 निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान कौन है। दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा, रुचि आंतरिक प्रेरणा। इंटरेस्ट, आप लोगों को किसी भी चीज में अगर इंटरेस्ट आता है तो ये आपका इनर मोटिवेशन है, इनर थिंकिंग है कि नहीं है। यानी डी वाले जो बनाए हैं एकदम सही बना है। चलिए तीसरा लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रभावी अधिगम के लिए असफलता का डर, बच्चों का समाजीकरण, संस्कृति का परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना। क्या बनाए हैं, क्या बना ए जी, बी, बिल्कुल सही है, ऐसा होना ही चाहिए इसी परिप्रेक्ष्य में। आज एक भी गलती नहीं हुआ आपका, अरे वाह, ताली बजाइए जी सभी, वेरी गुड। आप लोग को समझ में आया आज का डिस्कशन।